नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही खास और कह सकते हैं दिल को छू लेने वाली लोक परंपरा की तह तक जाएंगे, जोगी बिठाई। नमस्कार। हमें इसके बारे में जानकारी एक स्रोत से मिली है जो इस अनोखे अनुष्ठान की बारीकियों को सामने लाता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जीवन, उनकी आस्था और उनके समाज का एक आईना है, कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी इस परंपरा को समझने की, ये क्या है, क्यों है और कैसे ये लोगों की जिंदगी, उनकी खेतीबाड़ी और उनके आध्यात्मिकता को एक साथ गूंथती है। चलिए इस फैसिनेटिंग दुनिया में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये सचमुच एक बेहद दिलचस्प रिवाज है। ये हमें सीधे सीधे उस मिट्टी से जोड़ता है जहाँ लोगों का विश्वास, उनकी ज़रूरतें और उनकी कलाएं, वो सब मिलकर ऐसी परंपराओं को जन्म देती हैं। हाँ, ये समझने का मौका है कि स्थानीय संस्कृति कैसे जिंदा रहती है और सांस लेती है। सही कहा। तो सबसे पहले तो इसका नाम ही ध्यान खींचता है, जोगी बिठाई। सुनने में ही एक खास किस्म का वजन लगता है। इसका मतलब शाब्दिक अर्थ क्या समझा जाए? देखिए, शाब्दिक तौर पर तो इसका मतलब हुआ किसी व्यक्ति को जोगी, यानी एक भक्त, एक साधक या साधु का रूप देखकर अच्छा, उसे एक खास जगह पर एक प्रतीक की तरह बिठाना या स्थापित करना। यानी किसी को साधु बनाकर बिठा देना, ये तो सुनने में ही काफी अनोखा है। हाँ, है तो अनोखा, लेकिन इसका असल मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। यहाँ जोगी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रह जाता, उसे चुना जाता है एक खास मकसद के लिए। हम्म, वो कुछ दिनों के लिए सख्त नियमों का पालन करते हुए एक जगह पर स्थिर होकर बैठता है। तो ये एक तरह की तपस्या हुई, जैसे कोई ऋषिमुनि करते थे। बिल्कुल, एक कठिन तपस्या। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ उस एक व्यक्ति की मतलब निजी तपस्या नहीं है। अच्छा, वो व्यक्ति, वो जोगी, उस पूरे समुदाय, चाहे वो गांव हो या परिवार, उनकी सामूहिक इच्छाओं, उनकी मन्नतों, उनकी उम्मीदों का प्रतीक बन जाता है। ओ, उसकी तपस्या में पूरे समुदाय की आस्था और संकल्प शामिल हो जाता है। वो कुछ समय के लिए जैसे पूरे समाज की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है एक तरह से। वाओ! मतलब एक अकेला इंसान, पर उसके कंधे पर पूरे समुदाय की आशाओं का भार, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुई फिर तो। निश्चित रूप से। और यही इस परंपरा को इतना शक्तिशाली बनाता है। ये व्यक्तिवाद से परे सामूहिकता की भावना को दर्शाता है। अच्छा, तो ये अनुष्ठान होता कब है? क्या कोई खास मौका होता है इसके लिए या कभी भी कर सकते हैं? इसका समय भी इसके महत्व को उजागर करता है। ज्यादातर ये उन मौकों पर होता है जो समुदाय के जीवन के लिए सबसे अहम है। जैसे कि? जैसे फसल बोने का समय हो या फसल काटने का। ये दिखाता है कि जोगी बिठाई का कृषि से कितना गहरा, कितना सीधा रिश्ता है। यानी धरती और फसल से जुड़ा हुआ अनुष्ठान है ये। अच्छी फसल की कामना, अच्छी बारिश की उम्मीद, ये सब इसके पीछे होगा। हाँ, बिल्कुल। ये एक प्रमुख उद्देश्य है। देखिए, कृषि प्रधान समाज में अच्छी फसल और बारिश तो जीवन का आधार है। तो उनकी सुरक्षा और भरपूर उपज के लिए देवताओं से प्रार्थना करने का ये एक तरीका है। लेकिन सिर्फ यही नहीं। और क्या वजह हो सकती हैं? कई बार जब गांव या इलाके पे कोई संकट आता है, मान लीजिए कोई बीमारी फैल गई, कोई महामारी आ गई या कोई और प्राकृतिक आपदा आ गई। ओह, मुश्किल समय में। हाँ, तो उसके निवारण के लिए, उससे रक्षा की कामना के लिए भी जोगी बिठाई का आयोजन किया जाता है। ये एक तरह से सामूहिक रक्षा कवच की तरह काम करता है, आस्था के जरिए। तो ये सिर्फ अच्छी चीजों की कामना के लिए नहीं, बल्कि मुश्किलों से लड़ने का भी एक आध्यात्मिक हथियार है। ये तो और भी दिलचस्प बात है। बिल्कुल। और स्रोत ये भी इशारा करता है कि कुछ जगहों पर इसे साल के खास महीनों में, जैसे श्रावण या फाल्गुन मास में, विशेष रूप से मनाया जाता है। ये महीने भी अक्सर मौसम के बदलाव या कृषि चक्र से जुड़े होते हैं। तो कुल मिलाकर इसके मुख्य उद्देश्य क्या हुए? फसलों की रक्षा, संकट निवारण और तीसरा, जो शायद उतना ही महत्वपूर्ण है, वो है गांव या परिवार में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद पाना। एक तरह से ये पूरे समुदाय की भलाई के लिए की गई एक व्यापक प्रार्थना है। सही। और चौथा, ये लोगों को धार्मिक रूप से एक साथ लाता है, उनमें एकता और सामूहिकता की भावना को मजबूत करता है। जब सब लोग एक मकसद के लिए साथ आते हैं, पूजा करते हैं, तो आपसी रिश्ते भी मजबूत होते हैं। सही कहा। जब पूरा गांव एक साथ मिलकर किसी एक चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हो, तो उसका एक अलग ही असर होता होगा। ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि सामाजिक जुड़ाव का भी एक माध्यम बन जाती है ना? आपने बिल्कुल सही समझा। ये दिखाता है कि समुदाय अपनी चुनौतियों का सामना करने और आशीर्वाद पाने के लिए कैसे अपनी परंपराओं और अपनी एकजुटता का सहारा लेता है। अगर हम इसे थोड़ा और व्यापक नजरिए से देखें तो
ये लोक आस्था का एक जीता जागता क्रियाशील उदाहरण है। क्रियाशील उदाहरण? हाँ, मतलब यहाँ विश्वास सिर्फ मन की बात नहीं, बल्कि सामूहिक कर्म, सामूहिक तपस्या में बदल जाता है। इस अनुष्ठान की प्रक्रिया भी काफी व्यवस्थित और नियमों से बंधी हुई लगती है। स्रोत में इसके कई चरण बताए गए हैं। शुरुआत कैसे होती है? कहाँ बिठाया जाता है जोगी को? हाँ, प्रक्रिया काफी तयशुदा होती है। सबसे पहले गांव या परिवार के लोग मिलकर एक पवित्र स्थान का चयन करते हैं। ये जगह अक्सर गांव की देवगुड़ी होती है, यानी वो जगह जहां गांव के मुख्य देवता या देवी का निवास माना जाता है। देवगुड़ी? हाँ, या फिर ये गांव का चौपाल हो सकता है, या कभी-कभी खेत के पास ही कोई खास साफ सुथरी जगह चुन ली जाती है, जिस जगह का पवित्र होना जरूरी है। ठीक है, जगह चुन ली गई। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जोगी का चुनाव। ये कौन व्यक्ति होता है? क्या कोई खास योग्यता चाहिए इसके लिए? स्रोत इस पे बहुत विस्तार से तो नहीं बताता कि चुनाव की प्रक्रिया क्या है या कौन योग्य है, लेकिन ये जाहिर है कि ये गांव का ही कोई सदस्य होता है जिसे इस भूमिका के लिए सम्मान और जिम्मेदारी के साथ चुना जाता है। शायद उसकी आस्था, उसका चरित्र या उसकी सहमति इसमें मायने रखती हो। ये एक बड़ा सम्मान माना जाता है। चुने जाने के बाद उस व्यक्ति की तैयारी कैसे होती है? क्या उसे कुछ खास पहनना होता है? हाँ, उसे तैयार किया जाता है। उसे स्नान कराकर साफ सुथरी, अक्सर सफेद धोती पहनाई जाती है। माथे पर चंदन का टीका लगाया जाता है, जो पवित्रता का प्रतीक है। उसे एक तरह से सांसारिक रूप से अलग करके एक साधक का रूप दिया जाता है। और क्या उसे कुछ खास नियमों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे बोलने चालने को लेकर? बिल्कुल, कई बार उसे मौन व्रत रखने का आदेश दिया जाता है, यानी वो बिल्कुल बात नहीं करेगा। बिल्कुल चुप? हाँ, या फिर उसे सिर्फ भजन या भगवान का नाम जपने की ही इजाजत होती है। मकसद ये होता है कि उसका ध्यान पूरी तरह से अपनी तपस्या और ईश्वर में लगा रहे, दुनिया की बातों में न भटके। ये तो काफी कठिन लगता है। और फिर आता है व्रत वाला हिस्सा, जिसके बारे में आपने पहले बताया। ये कितने दिन चलता है और इसमें खान पान के क्या नियम होते हैं? हाँ, ये शायद सबसे कठिन चरण है। ये व्रत आमतौर पर 5, 7 या 11 दिनों तक चलता है। दिनों की संख्या शायद मन्नत या स्थानीय परंपरा पर निर्भर करती होगी। अच्छा। और इस दौरान जोगी बेहद सात्विक और न्यूनतम आहार लेता है। कई बार तो सिर्फ फल या दूध पर रहता है, या फिर सिर्फ पानी पीकर ही व्रत पूरा करता है। ये शरीर और मन दोनों की कठिन परीक्षा है। इतने दिनों तक इतने कम आहार पर रहना वाकई ये बड़ी तपस्या है। क्या इस दौरान जोगी बिल्कुल अकेला रहता है उस चुनी हुई जगह पर? नहीं, यहीं पर समुदाय की भागीदारी बहुत अहम हो जाती है। जोगी भले ही एकांत में तपस्या कर रहा हो, पर वो अकेला नहीं होता। रोजाना सुबह और शाम गांव के लोग उस स्थान पर इकट्ठा होते हैं। अच्छा, वो लोग क्या करते हैं वहां आकर? वो वहां भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, आरती होती है, पूजा अर्चना की जाती है। रोज? हाँ, रोज। ये एक तरह से जोगी को नैतिक और आध्यात्मिक समर्थन देना है। ये दिखाने का तरीका है कि पूरा समुदाय उसके साथ है, उसकी तपस्या में भागीदार है, माहौल एकदम भक्तिमय हो जाता होगा। ये जोगी के संकल्प को भी मजबूती देता है। ये बात तो बहुत अच्छी है। इससे उस व्यक्ति को भी हिम्मत मिलती होगी जो इतनी कठिन तपस्या कर रहा है। तो ये रोज का क्रम चलता है जब तक तय दिन पूरे नहीं हो जाते? हाँ, बिल्कुल। ये रोज की दिनचर्या बन जाती है उन दिनों के लिए। और फिर जब निर्धारित दिन पूरे हो जाते हैं, मान लीजिए 7 दिन तय हुए थे, तो 7वें दिन अनुष्ठान के समापन की तैयारी होती है। समापन कैसे होता है? समापन होता है विसर्जन पूजा के साथ। इसमें विधि विधान से पूजा की जाती है और फिर जोगी को सम्मान पूर्वक उनके व्रत और उनकी उस विशेष भूमिका से मुक्त किया जाता है। अच्छा, मुक्त किया जाता है। हाँ, ये एक तरह से उनकी तपस्या की पूर्णाहुति होती है और अनुष्ठान संपन्न माना जाता है। इसके बाद शायद प्रसाद वितरण या सामूहिक भोज भी होता हो, जो समुदाय की खुशी और कृतज्ञता को दिखाता है। अच्छा, तो विसर्जन पूजा का मतलब हुआ उस विशेष भूमिका का सम्मानजनक समापन, ताकि वो व्यक्ति वापस अपने सामान्य जीवन में लौट सके। बिल्कुल। यहाँ ध्यान देने वाली बात फिर से वही है, ये सिर्फ एक व्यक्ति का तप नहीं है, ये पूरे समुदाय की सामूहिक इच्छा शक्ति, उनकी आस्था और उनकी भागीदारी का प्रतीक है। जोगी का कठिन व्रत उस समुदाय के संकल्प को दर्शाता है और लोगों का रोज आकर भजन कीर्तन करना उनकी सक्रिय भागीदारी को। ये गहरा सामाजिक धार्मिक ताना बाना है। ये वाकई सिर्फ पूजा पाठ या तपस्या से कहीं बढ़कर लगता है। इसका सांस्कृतिक पहलू भी काफी मजबूत नजर आता है, जैसे आपने बताया कि भजन कीर्तन होते हैं। हाँ, बिल्कुल। संगीत और गायन इस परंपरा का एक अभिन्न अंग है। स्रोत बताता है कि इस दौरान खास तौर पर जोगी गीत गाए जाते हैं, साथ में भजन और कीर्तन तो होते ही हैं। जोगी गीत, ये क्या होते हैं? ये गीत शायद स्थानीय लोक कथाओं, देवी देवताओं की महिमा या खुद जोगी भिठाई की परंपरा से जुड़े होते होंगे। ये माहौल को न सिर्फ भक्तिमय बनाते हैं, बल्कि लोक कला को भी जिंदा रखते हैं। और महिलाओं की भूमिका का भी जिक्र है?
हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। बताया गया है कि महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा पहनकर सज धज कर पूजा में शामिल होती हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे ये अनुष्ठान सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक अवसर भी है, जहां लोग अपनी पहचान, अपनी परंपराओं का प्रदर्शन भी करते हैं। ये उनकी आस्था के साथ साथ उनकी सांस्कृतिक जड़ों को भी मजबूत करता है। स्रोत ने इसे लोक विश्वास और भक्ति परंपरा का सुंदर संगम कहा है, और आपकी बातों से लगता है कि ये सचमुच वैसा ही है। बिल्कुल, यहाँ आकर्षक बात यही है कि कैसे ये एक अकेला अनुष्ठान आस्था, कला, खासकर संगीत और संभवतः नृत्य भी, सामाजिक संरचना, सबका मिलकर भाग लेना और यहाँ तक कि वेशभूषा जैसी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को एक साथ ले आता है। हाँ, सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम सार निकालने की कोशिश करें तो जोगी बिठाई छत्तीसगढ़ के लिए क्या मायने रखती है? स्रोत के आधार पर हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है। ये सिर्फ एक पुरानी रस्म नहीं है, बल्कि ये आज भी वहाँ के ग्रामीण समाज की गहरी आस्था, उनकी आपसी एकता और उनके लोक जीवन की सादगी और सच्चाई को दर्शाती है। ये विचार के एक व्यक्ति पूरे समुदाय के कल्याण के लिए इतनी कठिन तपस्या करता है और पूरा समुदाय उसके समर्थन में, उसकी देखभाल में खड़ा रहता है, ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली और प्रेरणादायक है। निश्चित रूप से। और सबसे अच्छी बात यह है, जैसा कि स्रोत बताता है, कि ये परंपरा आज भी छत्तीसगढ़ के कई गांवों में जीवित है। इसे आज भी श्रद्धा और सम्मान की नजर से देखा जाता है। अरे वाह! ये खत्म नहीं हुई है, बल्कि जिंदा है और निभाई जा रही है। ये जानना सुकून देता है कि आधुनिकता की दौड़ में भी ऐसी गहरी जड़ें जमाई हुई परंपराएं अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि लोक परंपराओं में एक खास तरह की ताकत, एक लचीलापन होता है। वो समय के साथ शायद थोड़ा बदलें, लेकिन उनका मूल तत्व, उनका उद्देश्य बना रहता है। वो सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, बल्कि समुदायों के लिए आज भी गहरा अर्थ रखती हैं। वे लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े रखती हैं, उन्हें पहचान देती हैं और जीवन की अनिश्चितताओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए एक साझा आध्यात्मिक और सामाजिक आधार देती हैं। तो आज छत्तीसगढ़ की जोगी बिठाई परंपरा की इस गहरी पड़ताल से हमने क्या समझा? हमने देखा कि ये एक अनूठा सामुदायिक अनुष्ठान है। इसमें एक व्यक्ति जोगी बनकर पूरे गांव या परिवार की भलाई के लिए, अच्छी फसल, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समृद्धि के लिए तपस्या करता है। हाँ, लेकिन ये तपस्या अकेली नहीं होती, पूरा समुदाय इसमें सक्रिय रूप से भाग लेता है। बिल्कुल। इसमें आस्था का गहरा पुट है, कृषि और प्रकृति से इसका सीधा जुड़ाव है, संगीत और लोक कला इसकी आत्मा है, और सबसे बढ़कर ये सामाजिक एकता और सामूहिकता की भावना का प्रतीक है। सही कहा। तो इसका कुल मिला के मतलब क्या है? मेरे ख्याल से ये छत्तीसगढ़ की जीवंत लोक संस्कृति, वहाँ के ग्रामीण जीवन की गहरी आस्थाओं और उनकी सादगी भरी लेकिन मजबूत सामाजिक संरचना की एक खूबसूरत और सच्ची झलक है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि भारत की विविधता कितनी गहरी है और हर कोने में कैसी कैसी अनूठी परंपराएं सांस ले रही हैं। बिल्कुल सही कहा। ये अनुष्ठान लोगों, उनके पर्यावरण, खासकर उनकी खेतीबाड़ी और उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं के बीच के गहरे, अटूट और संवेदनशील रिश्ते को उजागर करता है। ये दिखाता है कि इंसान सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो लगातार उसके साथ संवाद करता है, अपनी आस्था और अपनी रस्मों के जरिए। और अगर हम इसे आज के संदर्भ से जोड़कर देखें, तो ये दिखाता है कि समुदाय मुश्किल समय में, अनिश्चितताओं का सामना करने में और सामूहिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कैसे अपनी सदियों पुरानी परंपराओं, अपनी जड़ों का सहारा लेते हैं। सही। ये इन लोक परंपराओं की सहन शक्ति, उनकी रेजिलियंस और उनकी प्रासंगिकता को भी दर्शाता है कि वे आज भी क्यों मायने रखती हैं, क्यों जिंदा हैं। वाकई ये सब सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और यहाँ एक विचार मन में आता है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। आज का युग बहुत तेज रफ्तार वाला है, व्यक्तिवाद बढ़ रहा है, खासकर शहरों में जीवन लगातार बदल रहा है। हाँ, ये तो है। ऐसे में जोगी बिठाई जैसी सामूहिक आस्था और साथ मिलकर किए जाने वाले अनुष्ठान समुदायों को भावनात्मक और सामाजिक रूप से जोड़ने में क्या भूमिका निभा सकते हैं? क्या ये परंपराएं सिर्फ गांव तक सीमित रहेंगी या बदलते समय के साथ इनका रूप बदलेगा? ये बड़ा सवाल है। और क्या शहरी जीवन में, जहां शायद ऐसी परंपराएं नहीं है, वहां भी लोगों को ऐसी सामूहिक, आध्यात्मिक या सामाजिक अभिव्यक्तियों की जरूरत है, भले ही उनका स्वरूप बिल्कुल अलग हो? क्या हम शहरों में जुड़ने के नए तरीके खोज रहे हैं या खो रहे हैं? इस पर विचार किया जा सकता है।